चलो देखो, काइंड ऑफ ट्रांसपिरेशन में कई तरह के ट्रांसपिरेशन होते हैं। पहला होता है स्टोमेटल, फिर होता है, तीन तरह के होते हैं, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री? कोई मुझे बताएगा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होता है? Transpiration which occurs through the stomatas. हाँ, तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में क्या होता है ना कि जो ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा से हो रहा है। अब ये समझो कि स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन किस तरह से होगा। तो मैंने तुम लोग को बताया था, अगर तुम लोग को याद हो, कि जब तुम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे तो मैंने उसमें तुम लोग को ये बोला था कि जो स्टोमेटा है वो टर्जिडिटी अटेंड करता है जब उसमें वाटर आ जाता है। तो दिन के टाइम पे क्या होता है ना, स्टोमेटा ओपन हो जाता है, ओपन हो जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है अंदर की तरफ, यानी कि बेसिकली एक गैसियस एक्सचेंज होता है दिन के टाइम पे। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर की तरफ लेता है स्टोमेटा, तो उस टाइम पे स्टोमेटा ओपन होता है, यानी कि स्टोमेटा के जो पोर्स है वो क्लोज होने की जगह ओपन होते हैं। और जब पोर्स ओपन होते हैं तो उस टाइम पे वाटर लॉस होता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन होता है। तो इस टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन को आप बोलते हो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। यानी कि अभी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, आगे की स्लाइड्स में स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन ही आपको पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ पर बोल रहा है कि जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है वो कैसा ट्रांसपिरेशन है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, स्टोमेटा से वाटर निकल रहा है, बस आपको यही समझना है। अब स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ पर होता है? जब भी आप लीव का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो लीव्स में आती है मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल से फिर आओगे आप स्टोमेटा के पास, स्टोमेटा में बीच दो सब स्टोमेटल स्पेस होगा, उसके बाद स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होकर वाटर बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली आप सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हो कि ट्रांसपिरेशन अगर स्टोमेटा से हो रहा है तो दैट ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड एज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अभी के लिए इतना हमें समझना है। नेक्स्ट है जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है। देखो, मैंने आपको बताया था कि लीव्स के ऊपर ना कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स पर एक वैक्स जैसा सब्सटेंस होता है, यानी कि एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को आप बोलते हो, मैंने बताया था वो कवरिंग बहुत क्यूट है, जिसका नाम क्या था, क्यूटिकल। तो मैंने बताया था कि वो कवरिंग क्यूट है। सपोज समझ लो कि यहाँ पे वाटर लॉस ना ट्रांसपिरेशन जो है स्टोमेटा से नहीं हो रहा, ट्रांसपिरेशन डायरेक्टली लीव के सरफेस से हो रहा है, तो ऐसे ट्रांसपिरेशन को आप कहते हो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो आप इसको क्या बोलते हो, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नेक्स्ट आता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन में बेसिकली आप देखोगे ना, लेंटी सेल्स आपने पढ़ा होगा, स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली जो स्टेम्स बहुत पुरानी हो जाती हैं, कह सकते हो बहुत बूढ़ी हो जाती हैं, तो उन स्टेम्स में छोटे छोटे स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, उसको लेंटी सेल्स बोलते हैं। लेंटी सेल्स रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं, और बेसिकली जो लेंटी सेल्स है उनका जो फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं। कोई भी अगर आपका मतलब पार्ट है जो ट्रांसपिरेशन में हेल्प, आपका सॉरी फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, वो आपका ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करेगा। तो ये गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, और इन द सेम वे इट आल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। दैट मींस कि जो लेंटी सेल्स है वहां से भी क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। और जब लेंटी सेल से ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो इस टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन को आप लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हो। तो अभी आपने ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा, ट्रांसपिरेशन का यूज पढ़ा कि ट्रांसपिरेशन क्यों होना चाहिए। एक तो सक्शन फोर्स के लिए होना चाहिए और दूसरा क्यों होना चाहिए, ताकि प्लांट को कूलिंग इफेक्ट मिले। तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताया, अगर बहुत एक्सेस वाटर प्लांट में होगा तो खुद ही सोचो ना कि प्लांट सड़ जाता है अगर उसमें बहुत पानी होता है, तो ट्रांसपिरेशन होना इंपॉर्टेंट है। और अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो रेनफॉल भी अफेक्ट होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे मत काटो। अगर पेड़ पौधे काट दोगे, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तो वाटर अगर इवेपोरेट ही नहीं होगा तो कंडेंसेशन कैसे होगा, पानी बन के कैसे गिरेगा, रेनफॉल भी अफेक्ट होगी, है ना। तो इस वजह से फॉरेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे एनवायरमेंट को बचाने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं हमारे क्लाइमेट में। तो बेसिकली अगर आप कहते हो ना कि अगर कहीं पे फॉरेस्ट है तो वहां यार रेनफॉल अच्छी हो रही है, क्यों? तो इसमें मेन रीजन है ट्रांसपिरेशन। मेन रीजन जो इसका है वो है ट्रांसपिरेशन। तो बेसिकली नेक्स्ट चीज अगर आप देखोगे तो तीन टाइप के ट्रांसपिरेशन हो गए, एक हो गया स्टोमेटल, एक आपका हो गया क्यूटिकुलर, बड़ा क्यूट है, दूसरा हो गया लेंटिकुलर। आपको पता है स्टोमेटल मींस स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होना, नाम से पता चल रहा है। क्यूटिकुलर मींस क्यूटिकल से ट्रांसपिरेशन होना, एंड वेयर एज द लास्ट वन इज लेंटिकुलर, दैट मींस लेंटी सेल से ट्रांसपिरेशन होना व्हिच इज प्रेजेंट इन द ओल्ड स्टेम। एनी प्रॉब्लम? आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारी इजी चीजें हैं ये सब, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत इजी है। एब्जॉर्प्शन तो बहुत ही इजी था। खैर नेक्स्ट देखिए, उसमें भी पर कुछ चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसमिशन ट्रांसपिरेशन, मैंने अभी आपको बताया ना कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि मैम ट्रांसपिरेशन तो दो और भी हैं, तो आप स्टोमेटल वाले ही इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रही है, बाकी क्यों नहीं पढ़ा रही? क्योंकि जो प्लांट होता है ना तो वो सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से करता है, मतलब मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन जो है वो स्टोमेटा ही कर देता है। बाकी जो है एक तरह से कह सकते हो कि साथी है, चलो अगर स्टोमेटा नहीं कर पा रहा ट्रांसपिरेशन किसी कंडीशन से तो बाकी भी हेल्प करेंगे, बाकी थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं, बाकी जो मेजर काम है वो कौन करता है, स्टोमेटा करता है। ठीक है, समझ गए? इसलिए हमें स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को डिटेल में पढ़ना है। हाँ बताओ। मैम हमारे स्टोमेटा लाइक डोर्सल एंड वेंट्रल दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं ना, हाँ जी। तो मैम लाइक ज्यादा ट्रांसपिरेशन किस साइड से होगा, डोर्सल या फिर वेंट्रल? कई प्लांट्स, ये डिपेंड करता है प्लांट कैसा है। कई प्लांट ऐसे हैं जिनके डोर्सल साइड से ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनके वेंट्रल साइड से होता है, कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें डोर्सल साइड में स्टोमेटा प्रेजेंट ही नहीं होता। तो इट डिपेंड्स अपॉन प्लांट टू प्लांट, प्लांट्स पे डिपेंड करता है कि कैसा प्लांट है, कैसी लीव्स है।
जैसे आप जब Okay, डेजर्ट thank के एरिया you. में जाओगे ना, तब जैसे आप डेजर्ट्स में देखोगे तो वहां पे लीव्स जो है उनकी कन्वर्ट हो जाती है स्पाइन्स में, और कैक्टस का प्लांट अगर आप देखो तो वो प्रॉपरली लीव नहीं होती। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनमें वो चाहते हैं, कैक्टस वगैरह ये जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास स्टोमेटा कम से कम रहे। अगर उनके पास स्टोमेटा कम से कम रहेगा ना, तो उनका ट्रांसपिरेशन भी कम से कम होगा, क्योंकि भाई उनके पास ज्यादा वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो इसलिए उनकी जो लीव्स है ना वो मॉडिफाई हो जाती है स्पाइन्स में। क्लियर? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर मैकेनिज्म समझेंगे। अब मैकेनिज्म पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग बताना मैकेनिज्म सबको क्लियर हुआ कि नहीं। पहला देखो, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस रीजन ऑफ लीफ। एक एक लाइन अच्छे से समझना, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट है? एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। अब एपिडर्मिस से मतलब मैं ये नहीं कह रही कि डॉर्सल प्रेजेंट है कि वेंट्रल प्रेजेंट है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एपिडर्मिस, दैट मींस आउटर लेयर, ठीक है। एपी मींस होता है आउटर, या ना तो ये मिडिल रीजन में प्रेजेंट होता है, ये आउटर रीजन में प्रेजेंट है। तो बोल रहा है कि स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस रीजन ऑफ लीफ। लीव्स में क्या नाम है? एपिडर्मिस है ना। एपिडर्मिस यानी कि जो अपर रीजन है वहां के पास स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। आप लेकिन आपको ऐसे दिखने नहीं लगेगा स्टोमेटा। अपर रीजन में लेयर्स के काफी लेयर्स होती है, उसके नीचे स्टोमेटा है। नेक्स्ट बोल रहा है स्टोमेटा ओपन कब होता है? तो बोल रहा है स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग द टाइम फॉर इनटेक ऑफ CO2, यानी कि CO2 यानी कि जब आपको कार्बन डाइऑक्साइड लेना है उस टाइम पे स्टोमेटा ओपन रहता है। स्टोमेटा ओपन कैसे रहेगा? तो मैंने आपको ये भी बताया था पिछली क्लास में कि ये सपोज लो ऐसे टर्जिट है। टर्जिट का मतलब क्या है? इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, थोड़ा किडनी शेप दिख रहा है ना। तो जब दो स्टोमेटा के बीच में इस तरह से स्पेस प्रेजेंट होता है तो उसको आप बोलते हो कि स्टोमेटा क्या है? ओपन है। स्टोमेटा कैसा है? ओपन है। तो बेसिकली यहाँ पर बता रहा है कि स्टोमेटा ओपन होगा ड्यूरिंग द डे टाइम में, ठीक है। डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। तो पहली चीज आपने क्या पढ़ा? पहली चीज आपने पढ़ा कि स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस रीजन। इस मैकेनिज्म को प्लीज याद कर लेना, पेपर में अगर आएगा तो एज इट इज लिखना पड़ेगा कि हाँ पूरा मैकेनिज्म डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और हो सकता है क्वेश्चन अगर आएगा तो 4-5 नंबर से कम का नहीं आता। तो बेसिकली स्टोमेटल ट्रांसफॉर्मेशन जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे कि हाँ भाई स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ है, पहले तो ये लिख दो। तो लिख दो कि स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस रीजन। फिर आप थोड़ा सा लिख दो कि स्टोमेटा दिखता कैसा है, तो उसके बारे में लिख दो स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स। फिर लिख दो कि स्टोमेटा होता कैसा है, तो लिख दो स्टोमेटा का शेप जैसा होता है, इट इज अ किडनी लाइक शेप। और क्या कौन सी सेल्स उसको सपोर्ट, कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है स्टोमेटा में? प्रेजेंट होती है गार्ड सेल्स, जो सपोर्टेड किससे होती है? सब्सिडरी सेल से। समझ रहे हो मेरा मतलब कि तुम्हें आंसरिंग कैसे करनी है? एक पॉइंट से तुम्हें कई सारे पॉइंट बना लेने हैं, ठीक है। मैम सब्सिडियरी सेल्स किधर होती हैं? जैसे ये गार्ड सेल्स है ना, तो ये गार्ड सेल्स की ऐसे ऐसे कवरिंग में होता है ये सब्सिडरी सेल। देखो, तो अभी मैंने आपको बताया मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा में सबसे पहले कि स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस, ये समझ गए। फिर आपको मैंने बताया कई सारे, मैंने और भी पॉइंट्स बताए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टोमेटा ओपन कब होगा? जब CO2 को लेना होगा तब स्टोमेटा उस टाइम पे ओपन हो जाएगा। फिर बता रहा है कि वाटर एब्जॉर्ब कौन करता है? आपको पता है कि वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट, यानी कि वाटर क्या होगा? रूट एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है भैया, वाटर को रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करके वही वाटर को रखा नहीं रहेगा, ये नहीं कहेगा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे पास रहो, वो कहेगा जाओ अब यहाँ से अपना काम करो। तो बेसिकली वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट राइजेस अप। राइजेस अप का मतलब जो वाटर रूट में एब्जॉर्ब हुआ है। आई जस्ट वांट कि यहाँ पे प्लांट होता तो मैं मतलब था यहाँ पे, पता नहीं कहाँ चला गया। रुको प्लांट मंगवाते हैं, हाँ 1 मिनट। ये देखो सर ने काहे का लेकिन पेड़ दिया है, मुझे पता नहीं। ये प्लांट जैसे अब देख, इसको देख देख के पढ़ेंगे, दिख रहा है तुम लोग को? नहीं दिख रहा? चलो ठीक है, पकड़ के पढ़ते हैं, हाँ थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाएगी। देखो तो प्लांट में जैसे कि तुम अंदर देख पा रहे हो ये स्टेम है, ठीक है। और इधर क्या प्रेजेंट है? सॉइल प्रेजेंट है। मेरा शक्ल छुप गया ना। सॉइल के अंदर तुम देख सकते हो रूट्स प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली नहीं ठीक है सर, अनम्यूट हूं ना मैं, क्योंकि मैंने इतना भारी प्लांट पकड़ा है। मैम पे रहम करो, बता दो यस unmute सर हूं। क्लियर, यस मैम क्लियर। हाँ ये मैं हमारे ऑफिस में ये प्लांट सब चीजें हैं, ठीक है। देखो नीचे से एक जादूगर सर है, इन्होंने प्लांट पकड़ लिया, मेरी हेल्प कर रहे, तुम लोग को नहीं दिखेंगे लेकिन, ठीक है। देखो तो बेसिकली ये स्टेम वाला पोर्शन हो गया, इधर सॉइल है, रूट्स है। अब सपोज करो यहाँ पे इन्होंने ना आज आज सुबह इन्होंने वाटर डाल दिया सॉइल में, तो सॉइल के अंदर वाटर चला गया। लेकिन सॉइल के अंदर जब वाटर चला जाएगा बेसिकली तो रूट्स क्या करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। अब रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करके किसको देंगी? स्टेम को देंगी। फिर स्टेम के बाद कहाँ देंगी? लीव्स में देंगी। तो मैं दिख रहा है ये प्लांट में जो लीव्स है ना, इनकी लीव्स में देखो थोड़ा येलो पोर्शन दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये धूप में नहीं रखते हैं ना इसको, तो इसको यहीं पे रख रहे हैं। तो इसमें फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या नाम है? सनलाइट में नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा ये पेल सा इसका कलर है। तो बेसिकली आप देखोगे कि सॉइल में क्या हो रहा है? वाटर एब्जॉर्ब हुआ, ये ऊपर की तरफ जाएगा। कैसे ऊपर की तरफ जाएगा? सक्शन फोर्स। सक्शन फोर्स कौन देगा? लीव्स देंगी। और ये कैसे हो जाएगा? ट्रांसपिरेशन पुल इसको बोल सकते हो। सक्शन फोर्स से ऊपर जाएगा या रूट प्रेशर से ऊपर जाएगा, यहीं पे नहीं बैठा रहेगा। स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू वाटर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। रख दे इसको, क्या और पढ़ना है इससे? रख देते हैं ना, मैम क्लियर। बहुत भारी है। अरे बाप रे, चलो आगे देखो। आगे ये है
कि वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट, राइट। अब ये लाइन में फिर नहीं समझा रही, समझ गए होगे। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल इनटू द आउटसाइड एटमॉस्फेयर इज अ रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन। अब ये ध्यान से समझना, ये लाइन थोड़ा सा शायद पढ़ लेना पड़े। देखो बोल रहा है कि जो वाटर वेपर ना, जैसे सरफेस ऑफ लीफ से वाटर वेपर जा रहे हैं, या अगर हमने एक सेल को वाटर मिला, सपोज करो रूट में वाटर आया, फिर एक सेल से दूसरे सेल में गया, दूसरे सेल से तीसरे सेल में गया, है ना। तो जब वाटर इधर से उधर ऐसे मूव कर रहा है तो ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस फॉलो करता है। डिफ्यूजन माने जानते हो ना, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली ये कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हुए जाता है? डिफ्यूजन। यही लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट है मोर ट्रांसपिरेशन अकर्स फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ अ लीफ, यानी कि अंडर सरफेस ऑफ अ लीफ से ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है। लिखा यहाँ पर ऐसा है, लेकिन हर टाइम ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है हर वक्त जो है अंडर सरफेस से ही ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा। एज आई टोल्ड यू बिफोर, इट डिपेंड्स अपॉन द प्लांट टू प्लांट, प्लांट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट बोल रहा है जैसे कि डाइकॉट लीफ। अब आपको भी मैं बताती हूँ डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ। पता है आप लोग को डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ क्या होती है? पता है? अच्छा मेरे को ये बताओ कि ये जो ऐसा है ना, ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं? लीव्स में इन लाइंस को क्या बोलते हैं बेटा? करा दूंगा। वेन बोलिए वो बरेली में जब अगर वेन्स बोलते हैं, ठीक है। और क्या आपको पता है इस तरह के अरेंजमेंट को और इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, पता है? रेडियल एंड पैरेलल या लीनियर। रेटिकुलेट एंड पैरेलल, इसको बोलते हैं यस मैम। रेटिकुलेट, रेटिकुलेट, और इसको बोलते हैं पैरेलल। अब ये जो रेटिकुलेट होता है ये पाया जाता है डाइकॉट लीफ में, अभी डाइकॉट समझाती हूँ, और ये पाया जाता है मोनोकॉट में। जैसे कि ग्रासेस, ये सब में क्या होता है? मोनोकॉट लीव है ये, और इनमें जो है अरेंजमेंट पैरेलल होता है। लेकिन और जो प्लांट्स हैं उनमें डाइकॉट लीव होती है। अच्छा डाइकॉट मोनोकॉट कैसे कहते हैं? तो बेसिकली ना सीड्स के अंदर कॉटिलिडन होता है, ये आगे चल के आप लोग पढ़ोगे हायर क्लासेस में। तो सीड के अंदर जैसे तुमने कभी चना खाया होगा या मटर खाया होगा, तो वो बीच से टूट जाता है और उसमें आपको दो अलग अलग पार्ट्स दिखते हैं। तो बेसिकली आप उन्हें कहते हो डाइकॉटिलिडन है ना। कुछ ऐसे बीज होते हैं जो सिंगल होते हैं, तो वो होता है मोनोकॉटिलिडन। उसके बेसिस पे लीफ के स्ट्रक्चर को भी डिफाइन किया जाता है कि जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ जो है रेटिकुलेट वेनेशन शो करती है, वेयर जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें पैरेलल अरेंजमेंट होता है। तो इसके बेसिस पे ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि डाइकॉट लीफ में आप देखोगे जो नीचे वाला सरफेस है लीफ का, उसमें स्टोमेटा के नंबर ज्यादा होते हैं, और अगर वहां पे स्टोमेटा ज्यादा है तो वहां से ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है। इनका बस इतना मकसद था तुम्हें ये समझाने का। नेक्स्ट है दिस हैपेंस when the rate of transpiration during midday exceeds the rate of absorption of water by the roots। यानी कि बोल रहा है कि एक चीज भूल गया, हाँ देखो, leaves of some plants wilt during midday and recover in the evening। why? ये एक क्वेश्चन था आपकी बुक में जिसका आंसर हम समझेंगे आज। This happens when the rate of transpiration during midday exceed the rate of absorption of water by the roots। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन समझ में आया? बोल रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दिन के टाइम में भी जो पत्तियां है ना तो झुलस सी जाती हैं। देखा है तुम लोग ने कभी कि दिन के टाइम पे भी पत्तियां एकदम झुलस सी गई हैं, बहुत खुश नहीं लगती हैं पत्तियां? दिन के टाइम पे क्या होता है कि पत्तियां कभी कभी झुलस जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो सपोज समझ लो कि दिन के टाइम पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस। जब दिन के टाइम पे बेसिकली फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उस टाइम पे ये हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन ट्रांसपिरेशन भी बहुत ज्यादा हो गया। ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो गया और वाटर के पास उतना मतलब प्लांट के पास उतना वाटर था नहीं, एक्स्ट्रा ट्रांसपिरेशन हो गया। तो इसको आप कह सकते हो कि ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो गया, जितना एब्जॉर्प्शन हुआ था उससे ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो गया। कुछ वाटर प्लांट के पास रहना भी चाहिए ताकि प्लांट मतलब एक तरह से मैकेनिकल स्टिफनेस शो कर सके, ऐसे झुलस ना जाए, ऐसे गिर ना जाए। तो इस वजह से वहां पर क्या हुआ कि ट्रांसपिरेशन तो ज्यादा मैक्सिमम हो गया, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन था वो मिनिमम रह गया। तो इसकी वजह से जो लीव्स होती है वो विल्ट यानी कि मुरझा सी जाती है, जिसको आप कह सकते हो। तो ये इसका ये रीजन है कि मिड डे में भी कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन शाम होते होते वो नॉर्मल क्यों हो जाता है? शाम होते होते वो नॉर्मल इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता होगा शाम के टाइम पे जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाते हैं। अब स्टोमेटा बंद कैसे होंगे? पहले तो ये समझो, स्टोमेटा जब ओपन है तो इनके अंदर वाटर फिल्ड है, वाटर भरा हुआ है। लेकिन तुम खुद सोचो जब स्टोमेटा क्लोज हो रहे होंगे तो इनके अंदर से वाटर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो जब ये वाटर बाहर निकल जाएगा तो प्लांट के पास पानी की बहुत कमी हो गई थी। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? क्या बोल रही हूँ मैं? समझ पा रहे हो क्या क्वेश्चन बता रही हूँ? मैं ये बता रही हूँ कि दिन के टाइम पर भी पत्तियां मुरझा क्यों जाती हैं। तो पहली चीज मैंने ये बताई कि ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता होगा। दूसरा हमारा आंसर ये था कि शाम के टाइम वो ठीक कैसे हो जाती है। तो ठीक होने का जवाब दे रही हूँ मैं। पहला तो ये था कि मुरझाती क्यों है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होता है। दूसरा ये ठीक कैसे हो जाती है, तो उसका आंसर बेसिकली आपका ये है कि क्योंकि जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं। जब स्टोमेटा एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो वाटर को रिलीज करते हैं। जब वाटर को रिलीज करते हैं तो वापस से प्लांट को पानी मिल जाता है जितना उसको चाहिए, मैक्सिमम वाटर, और इसके बाद क्या हो जाता है? प्लांट वापस से नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट है during this happens when the rate of transpiration during, ये बता दिया मैंने, during the night stomata are constricted and the temperature is not high, no loss of water through transpiration, turgidity is required and they stand out erect। तो यही सारी चीजें आपका इसमें लिखा हुआ है। दूसरी चीज देखो, स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा होता है, फिर लेंटिक्यूलर होगा ये, इसको लेंटिक्यूलर कर लेना, कर देती हूँ मैं।
स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा होगा, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन स्टोमेटल से थोड़ा कम, और लेंटिकुलर से भी कम क्या होता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। भाई क्यूटिकल्स तो लीव्स पे प्रेजेंट ही इसलिए होते हैं ताकि वो ट्रांसपिरेशन को रोक सके, तो वो ट्रांसपिरेशन ज्यादा क्यों ही होने देंगी, तो इससे आप ये चीज याद रख सकते हो।